जी, मैं गिरीश भाई आपके पास आता हूँ। गिरीश भाई, बीच में मेरा अगर नेट वगैरह ऑफ हो जाए ना, थोड़ी देर को संभाल लीजिएगा। मैं 2-3 मिनट में दूसरा क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट लगा के वापस आ जाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी। गिरीश भाई, एक एक अच्छी बात हो सकती है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, और वो ये है कि जितनी भी इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, उनको केंद्र सरकार ने सारे फंडिंग रोकी हुई है। एक एक पैसे को उनको तरसाते हैं। इवन जो आईजीएसटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है वो भी टाइम से नहीं होता, 5-5, 6-6 महीने डिले करके देते हैं। हालात ऐसे आ गए हैं कि केरल जैसी स्टेट को और कुछ और स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है कि कुछ हमें मदद चाहिए तो हमें पैसे दो। और कर्नाटक का जो सूखे का जो मामला था, 6 महीने हो चुके पिछले साल का, एक पैसे की फंडिंग नहीं की टोटल मिला के केंद्र सरकार ने। तो इन्होंने एक फैसला, अपने देश के अंदर ही इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्थितियां सुधरेंगी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो इनकी फंडिंग इमीडिएटली इंप्रूव हो जाएगी, चाहे उसमें बंगाल हो या कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु हो। और जिस ढंग से इन लोगों ने सताया हुआ है वो बहुत बड़ा इशू है, मैं बताऊं आपको। और शायद इसके बाद हो सकता है कि फिर बीजेपी की जो सरकारें हैं उनकी फंडिंग की फिर समस्या पैदा होगी वहां पर। गिरीश भाई, ये भी एक मुद्दा है, मैं इस पर भी बात करना चाहूंगा। लेकिन मोदी जी लगता है ममता दी के ऊपर डोरे डाल रहे हैं कि उनके पास लग गया कि मेरी तो 8 ही सीटें आ रही है बंगाल में, तो अब मैं करूं क्या। तो ममता दी के भी कुछ स्टेटमेंट आते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आती है, मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं बाहर से समर्थन करूंगी, मैं अंदर से करूंगी। पर ममता के पास कुछ चारा नहीं है एक्चुअली। अगर कहीं वो बीजेपी के साथ चली गई केंद्र में, तो उनकी तो सारी की सारी योजना ही ध्वस्त हो जाएगी बंगाल की। शी विल गो इनटू मैट, आई एम टेलिंग यू। गिरीश भाई। दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये सरप्राइज का एलिमेंट जो मोदी साहब ने इजाद किया था कि वो एंड मोमेंट तक अपने कार्ड नहीं खोलते थे, वो पहले मायावती जी ने ये सिस्टम रखा था। अब शायद ममता जी ने भी उनसे सीख लिया है। और ये सीधी सी बात है कि इस गवर्नमेंट में, मतलब दो लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं, इनको अगर आप कुछ भी चीज बता दो, ये इमीडिएटली उसको रिएक्ट कर देते हैं। वो आपको अंदर कर देंगे, 20 साल पुराना केस खोल देंगे, आपको कुछ ना कुछ हेरेसमेंट करने का। अभी भी आप देखिए, केयरटेकर गवर्नमेंट होने के बावजूद इन्होंने ऑफिसरों को इतना सारा इनकलकेट करके रखा है कि अभी तक वो एक्टिव है। वो कहां पर रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं तो उनको फिदा ही नहीं मानता हूं। उनको पता है कि अल्टीमेटली उनको एनकाउंटर में मारा जाएगा, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब इट इज रिटन ऑन द वॉल कि भाई गवर्नमेंट नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी ये करना, या तो इसमें उन्होंने भी तय कर लिया कि अब इतना परेशान करो कि पब्लिक कंटाल के एक ही तरफ डिसीजन ले ले। ये भी उनका एक मोडस ऑपरेंडी हो सकता है। अब जो आपने बोला कि अभी इन्होंने इंटरव्यू में आप देखिए तो जैसे रवैया बदलता है और कुछ मीडिया वाले अपने ओरिजिनल स्टैंड पर आके सवाल पूछ रहे हैं टफ, तो ये उनको बिल्कुल जवाब पॉलिटिकल नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने गुंडागर्दी वाला जवाब दे रहे हैं। अभी टाइम्स नाउ में जब उसने पूछा नविका ने, तो उन्होंने सीधा से बोल दिया कि आप भी राहुल गांधी से मिल क्या लगता है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल आंसर। आप होम मिनिस्टर हो, आप उस बात का बाकायदा पॉलिटिकल जवाब दीजिए। और अभी आप बोल रहे हो कि ऑपोजिशन तो बहुत देश में मजबूत होना देश के लिए अच्छा है, लेकिन वो तो पब्लिक तय करेगी। मतलब ये इनका घमंड नहीं छोड़ पा रहे हैं अभी। और इनको जब सारे कार्ड खत्म हो गए, आरएसएस से इनपुट आना बंद हो गया, तो इनके पास जो पुराना ही कार्ड था वो इन्होंने खेलना शुरू किया है। अब वो नहीं काम आ रहा है, वो ये भी समझ रहे हैं। और पहले भी आप देखिए 19 में ये रिजल्ट के 2 दिन पहले गुफा में चले गए थे, क्योंकि इनको भरोसा नहीं था कि अमित शाह जो फिगर दे रहे हैं वो सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा या नहीं जीतूंगा। क्योंकि ही कैन नॉट फेस द पब्लिक। आप लिख के रखिएगा, हम इनको 25 साल से गुजरात में जानते हैं। ये आप देखिए, फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा था तो तोमर को आगे किया था जब प्रेस के आगे आना था। फिर ऐसा जब मौका आता है तब वो राजनाथ सिंह को आगे कर देते, खुद आके नहीं जवाब देते। फिर अल्टीमेटली मन की बात करके अपना जो बताना है वो बता देते हैं। तो ये इनका सिस्टम है। अभी जो आप बोल रहे हो कि ये आईजीएसटी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आपको बताऊं, इनका ऑपरेशनल सिस्टम यही है। हमारे वहां पे गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ में जब भूकंप आया था, डेडलीएस्ट, जो सबसे बुरा, काफी लोग मरे थे, उसके बाद वाजपेयी जी ने बोला था कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट को खड़ा करने के लिए कोई प्लान बनाओ, तो एक्साइज बेनिफिट का प्लान बनाया गया था। उस वक्त जो इंडस्ट्रीज आई थी और वाइब्रेंट गुजरात का जब प्रोग्राम आया, तो इट वाज अ फोर्स डोनेशन आस्क्ड बाय एवरीबॉडी कि आपको टर्नओवर के हिसाब से इतना डोनेशन देना है। लेकिन वो टर्नओवर वर्चुअल नहीं था, क्योंकि उन्होंने 5% एक्साइज बेनिफिट सेट ऑन करके
बाद में लेनी थी। तो मैं 2-3 केस पर्सनली ऐसे जानता हूं जिस इंडस्ट्री का उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था, कलेक्टर को ऑर्डर कर दिया कि भाई, तो उसका अप्रोच रोड 2 से 2.5 किलोमीटर बढ़ गया और हेवी ट्रैफिक में नहीं आ पाता, तो उस फैक्ट्री को रात को ऑपरेट करना पड़ता था क्योंकि उसके मेन रोड से हेवी ट्रैफिक नहीं। तो ये इतने हद तक जाके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है और यही प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक चीज अच्छी है, 2-3 जो एक्स एमपी से या अभी जो सिटिंग एमपी से उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि पहले ये होता था कि हम लोग जवाब देने के लिए पब्लिक के पास जाते थे, अब हम नहीं जा पा रहे, लेकिन कांग्रेस वाले धड़ल्ले से चले जाते हैं या इंडिया गठबंधन, क्योंकि उनको सिर्फ जवाब ही देना है, दे आर नॉट एट द रिसीविंग एंड। तो हम लोग जब भी जाते हैं तो किस बात का जवाब दें, क्योंकि हमको जवाब देने का भी तो अधिकार नहीं। ये न तो, और सबको जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि आपने 10 साल में हमारे एरिया का कौन सा सवाल पूछा, तो उनके पास जवाब ही नहीं है। और 2 करोड़ रुपया, सब 5 करोड़ रुपीज इनको अपने फंड में मिल रहा है हर साल, उसका क्या करते हैं ये लोग? उन्होंने कौन सा डेवलपमेंट का काम किया, उसका व्हाइट पेपर भी तो नहीं दे रहा है कलेक्टर। आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो एनुअल मीटिंग्स होती है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपने 5 करोड़ का जो एलोकेशन था उसमें आपने फंड किस किस पैसा दिया, कौन सा डेवलपमेंट किया। देयर इज नो रिपोर्ट ऑन दैट, और वो ग्राउंड पे दिख रहा है। तो इनकी परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब है, वो ये जानते हैं। और जैसे अभी इन्होंने बोला हिमाचल में, बोल दिया कि आप इमेजिन, ऐसे इमेच्योर्ड कैंडिडेट्स को इन्होंने टिकट दी है। वो कंगना रनावत बोलती है कि वो हाथी निकलता है तो कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। मेरे ख्याल से 24 घंटे के बाद उसके पास कोई वर्कर भी नहीं होगा काम करने वाला। अगर कुत्ता ही है तो फिर उसका प्रोपोगंडा कौन करेगा? तो इतने इमेच्योर्ड आदमियों को टिकट देके इन्होंने क्या करा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इट इज रिटन ऑन द वॉल, वो जानते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट तक वो अपनी कोशिश करते रहेंगे हिंदू कार्ड खेलने की। अब वो संडे, मंडे, ट्यूसडे वो एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं, हमारे तो सोमवार से मंगलवार तक सारे ग्रहों को सेट कर दिया गया, उसमें और कोई सेट नहीं होता है। हमारे सोमवार को भगवान शंकर का है, मंगलवार को शनि देव का है, बुधवार को बुध गुरु का, तो उसमें जगह है नहीं, आप किस किस को अलॉट कर रहे हो? तो ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता है। और इसीलिए शायद अब वो 2 दिन में जवाब देने से बेहतर है कहीं जाके बैठ जाए। और सबसे बड़ी बात है, लास्ट में बता दूं कि इनको तो बोध गया जाना चाहिए था, जहां पे वाकायदा बुद्ध भगवान को ज्ञान मिला था और उन्होंने बहुत एक अच्छा संसार बनाया, और उसका अप्रिसिएशन स्वामी विवेकानंद से खुद किया है। तो आप स्वामी विवेकानंद से गुण आत्मसम करने की बजाय आप बोध गया चले जाते वहां बिहार में, वो बोधि पेड़ के नीचे बैठ जाते, शायद कुछ ज्ञान आ जाता। लेकिन वहां पे वो लालू जी बैठे हुए, पता नहीं अलग से कोई नया टेप लगा दे, वो घबरा गया, वो साउथ में जा रहे हैं। जी दिनेश। अच्छा कहा आपने। खालिद साहब के पास आता हूं।